प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। आज हम संधि के अंतिम दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। संधि का जो तीसरा पायदान है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आज हम जिन नियमों को लेकर के चर्चा करेंगे वह सरलता की पराकाष्ठा होगी। संधि में विसर्ग संधि सबसे सरल, आसान और सुगम है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे नियमों का समावेश किया गया है। लेकिन आज की इस कक्षा में हम विसर्ग संधि को लेकर के केवल 3 नियमों पर आपसे चर्चा करेंगे। उन 3 नियमों में ही लगभग पूरी संधि समाहित हो जाएगी। विसर्ग संधि में हम पहले नियम पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नियम है ओ के स्थान पर विसर्ग करें। विसर्ग संधि के पहले नियम के अंतर्गत जिन जिन उदाहरणों पर ओ की मात्रा लगी हुई है वहाँ हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और विच्छेद की प्रक्रिया भी वहीं से श्री गणेश करेंगे। जैसे न पर ओ की मात्रा लगी हुई है तो न तक का मैटर प्लस से पहले आ जाएगा। नियम के अनुसार ओ के स्थान पर विसर्ग लगाएंगे तो इस ओ की मात्रा को हटा करके यहाँ विसर्ग का प्रयोग कर दिया गया है। विसर्ग के प्रयोग के पश्चात जो शेष शब्द बचा है वह प्लस के बाद में ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। इस प्रकार से मनोहर शब्द का संधि विच्छेद हुआ, मनः प्लस हर। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं वयोवृद्ध। यह पर ओ की मात्रा है तो यह तक का मैटर हम प्लस से पहले लाएंगे, ओ की मात्रा को हटा करके विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात प्लस के पश्चात जो बचा हुआ शब्द है वो ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। इस प्रकार वयोवृद्ध का संधि विच्छेद हुआ, वयः प्लस वृद्ध। शिरोमणि उदाहरण में हम देख रहे हैं कि र पर ओ की मात्रा है तो वहाँ तक का मैटर जो है वो प्लस से पहले आया और नियम के अंतर्गत ओ के स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। तत्पश्चात प्लस के बाद में मणि शब्द का ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाएगा। अंततो गत्वा, इसमें हम देखेंगे कि तो पर ओ की मात्रा है तो वहाँ तक का मैटर प्लस से पहले आएगा। ओ की मात्रा हटा करके विसर्ग का प्रयोग किया गया तो अंततः प्लस के पश्चात जो गत्वा शब्द है वो ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो गया है। मनोज में हम देखेंगे कि न पर ओ की मात्रा है तो न तक का मैटर हम प्लस से पहले ले आए, ओ हटा करके विसर्ग किया तो मनः। तत्पश्चात हम देखेंगे कि केवल ज ही शेष रहा है तो ज प्लस के बाद ज्यों का त्यों रख दिया गया है। यशोगान में ओ की मात्रा है वो स पर है तो स तक का शब्द जो है वो प्लस से पहले आया, विसर्ग का प्रयोग हुआ और गान जो शब्द है वो प्लस के पश्चात हमने ज्यों का त्यों रख दिया। अगले उदाहरण में हम देखेंगे कि पुरोहित, ओ की मात्रा र पर है तो र तक का शब्द प्लस से पहले आया, विसर्ग हटा करके ओ की मात्रा हटाकर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। तत्पश्चात हित शब्द को हमने प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया। अंतिम उदाहरण में पयोधर, ओ की मात्रा यह पर है तो यह तक का मैटर प्लस से पहले आया तो पयः बन गया और प्लस के बाद धर शब्द है वो ज्यों का त्यों रख दिया गया। इस नियम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एक भ्रांति, एक जिज्ञासा, एक शंका का विषय यह भी हो सकता है कि ओ की मात्रा जो है वो गुण संधि में भी प्रयुक्त होती है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें विसर्ग है या नहीं है। यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वहाँ तक का मैटर हम प्लस से पहले लेके जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे पीछे जो वर्ड बचा है पकार, पकार कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऊ का प्रयोग होगा, इसलिए ये गुण संधि का उदाहरण है।
विसर्ग संधि में हम देखेंगे कि प्लस के पश्चात अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड बनता है, सब जगह प्लस के पश्चात हम देख रहे हैं। लेकिन गुण संधि में ओ की मात्रा तो होती है, लेकिन प्लस के पश्चात अगर हम परह प्लस पकार करेंगे तो पकार कोई शब्द नहीं होता है। इस प्रकार से गुण संधि और विसर्ग संधि के इस नियमों में जो भेद हैं उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरे नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि तीनों प्रकार के स आदे आपको मिलें तो वहाँ पर उसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग करें। तत्पश्चात जो शेष शब्द बचा है वो प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों रख दिया जाए। जैसे नमस्कार, इसमें स यहाँ आधा है तो उसके स्थान पर हमने विसर्ग किया, प्लस के पश्चात कार शब्द का ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया गया, तो नमः प्लस कार। पुरस्कृत में स यहाँ आधा आ रहा है तो उससे पहले वाला जो मैटर है वो प्लस से पहले आया और श के स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया और प्लस के पश्चात जो शेष बचा शब्द है वो ज्यों का त्यों रख दिया गया। अंतस चेतना में हम देखेंगे कि स यहाँ आया हुआ है तो उससे पहले वाला जो शब्द है वो प्लस से पहले आ गया और श के स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। तत्पश्चात चेतना शब्द प्लस के पश्चात ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ आधा स आया हुआ है वहाँ से पहले वाला जो शब्द है वो प्लस से पहले आकर के विसर्ग लग जाएगा और प्लस के पश्चात जो शब्द बचा है वो ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। दुष्परिणाम में हम देख रहे हैं कि श से पहले जो शब्द है दू उसको प्लस से पहले रखा और स के स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। तदुपरांत परिणाम शब्द जो है वो प्लस के पश्चात हमने ज्यों का त्यों रख दिया। अंतिम उदाहरण दूसरे नियम का निष्काम। निष्काम में भी हम देख रहे हैं कि स से पहले जो नी है वो प्लस से पहले आया और श के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग किया। तत्पश्चात प्लस के बाद काम शब्द ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो गया। तो ये दोनों नियम बेहद सरल हैं, आवश्यकता है लगातार अभ्यास करने की। इसी श्रृंखला में हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम अपेक्षाकृत थोड़ा महत्वपूर्ण है। र पूरा हो अथवा र आधा हो उसके स्थान पर हमें विसर्ग का प्रयोग करना है। हम इन दोनों ही र के उदाहरणों पर नज़र डालेंगे। पहला है निर्गुण। तो आप देखिएगा कि र आधा जहाँ आता है उससे पहले वाला मैटर जो है शब्द जो है वो प्लस से पहले आ जाएगा और ऊपर वाला जो र है उसके स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग कर दिया। तत्पश्चात जो गुण शब्द बचा वो प्लस के बाद ज्यों का त्यों आ जाएगा। तीसरे नियम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि र अगर पूरा है तो ही प्लस के बाद किसी न किसी स्वर का आगमन होगा और र अगर आधा है तो प्लस के पश्चात किसी भी प्रकार के स्वर की कोई संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि र आधा है तो प्लस के पश्चात गुण शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस बात को मानस में रखते हुए अन्य दूसरे उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण है पुनर्वलोकन। प्राय विद्यार्थी या बहुत सारी पुस्तकों में इस शब्द को लेकर के भी भ्रांति है। बहुत विद्वान भी पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि पुनरावलोकन शब्द का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। पुनर्वलोकन तो र से पहले वाला जो शब्द है वो प्लस से पहले हमने ज्यों का त्यों रखा। इस र के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग हुआ। चूंकि इस र में अ के स्वर की ध्वनि आ रही है इसलिए प्लस के पश्चात हमने अ रखा और तदुपरांत जो वलोकन शब्द है वो ज्यों का त्यों आ गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं पुनर्वलोकन का पुनः प्लस अवलोकन शब्द हुआ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि र पूरा है तो प्लस के बाद में
स्वर का आगमन हुआ। निर्गुण वाले उदाहरण में र आधा है तो प्लस के पश्चात किसी भी इस प्रकार के स्वर का आगमन नहीं हुआ है। दुरुपयोग, र से पहले जो भी शब्द है वो प्लस से पहले आया तो दूह। चूँकि र में ऊ की ध्वनि आ रही है तो उपयोग शब्द का प्रयोग प्लस के पश्चात हो जाएगा। हमें देखना बस यही है कि र में कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है, बस वही स्वर जो का त्यों हमें प्लस के पश्चात रखना है, बाकी संधि ऑटोमेटिक हो जाएगी। दुर्बल में हम देख रहे हैं कि र आधा है तो ब से पहले जो दू है वो प्लस से पहले आ गया। र के स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। चूँकि र आधा है इसलिए स्वर नहीं आएगा, जो बचा हुआ शब्द है वो ज्यों का त्यों हम प्लस के पश्चात रख देंगे। अगले उदाहरण में निरुद्देश्य शब्द हैं तो रू से पहले जो शब्द है नी है वो प्लस से पहले आया। चूँकि र है इसलिए विसर्ग लगा। अब र में ऊ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर प्लस से पहले ऊ लग करके उद्देश्य शब्द बन गया। बहिरंग में हम देखेंगे कि र से पहले बही शब्द है वो प्लस से पहले आया। र के स्थान पर हमने विसर्ग का प्रयोग किया। चूँकि र में अ की ध्वनि आ रही है इसलिए प्लस के पश्चात अ का प्रयोग हुआ और अनुस्वार अपनी जगह पर आया तो बही प्लस अंग बहिरंग का संधि विच्छेद हुआ। दुराराध्य, अब यहाँ रा दो है, कौन से र से, तो जो पहला वाला जो र है वहाँ से हम विच्छेद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दूह, इस र के स्थान पर विसर्ग लग गया। चूँकि इस रा में आ की ध्वनि आ रही है तो आ एजिट रख करके जो शेष बचा हुआ शब्द है वो पीछे ज्यों का त्यों लग गया तो दुराराध्य का विच्छेद हुआ। दूह प्लस आराध्य, और दुराराध्य शब्द का अभिप्राय होता है जिसको प्रसन्न करना बेहद कठिन हो। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये विसर्ग संधि के 3 सोपान आज हमने तय किए और हम अनेक व्याकरणिक पुस्तकों में देखेंगे, आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे नियमों का समावेश किया गया है, लेकिन उन तमाम नियमों को हमने आपके हितार्थ, आपको लाभान्वित करने के पावन उद्देश्य को साकार करने के लिए इन 3 नियमों में ही शेष समस्त नियमों का समागम करके एक सुंदर प्रयास आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कि आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। विंग्स एकेडमी के द्वारा इस प्रकार से किए जाने वाले क्रांतिकारी प्रयासों की आपके हौसला अफजाई की हमें बेहद आवश्यकता रहेगी। अतः आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों, साथियों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि घर बैठे हिंदी व्याकरण की इस मंदाकिनी में अन्य अनेक व्यक्ति भी निमग्न होकर के उसे लाभान्वित हो सकें, जिसके पुण्य के भागी आप भी होंगे। कल हम एक नए अध्याय की ओर कदम रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।